जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर है वो है पासा। और पासा में केस 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। केस 2 क्या अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन ओनली टू पोजीशंस of a dice are given। इसमें हम लोगों ने 1 कॉमन सीख लिया, 2 कॉमन सीख लिया। अब आज हम सीखने वाले हैं नो कॉमन। आज हम लोग सीखने वाले हैं नो कॉमन। नो कॉमन ट्रिक आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? नो कॉमन ट्रिक। अब नो कॉमन ट्रिक में सवाल किस तरीके से बनते हैं या सवाल कैसे बनते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। देखो एक मैं एग्जांपल दे दूं। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अगर मैं नो कॉमन का एक एग्जांपल दे क्वेश्चन दूं तो आप देख पाएंगे नो कॉमन का मतलब क्या कि सर जब एक भी नंबर कॉमन ना हो, जब एक भी नंबर कॉमन ना हो तो हम ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो जब एक भी नंबर कॉमन ना हो ना, जो इधर नंबर लिखे हुए हैं उनको एक साइड लिखो और जो इधर नंबर लिखे हुए हैं उन्हें एक साइड लिखो। तो ये क्या है कि एक दूसरे की क्या है, ये अपोजिट है। अगर अब बात करते हैं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन डिपेंडेंट। अब नो कॉमन में क्या है कि हम आंसर एक भी आंसर जो है सही हम नहीं दे सकते हैं, सब के सब डिपेंड होते हैं किसमें, ऑप्शन को। तो नो कॉमन को समझने के लिए, नो कॉमन के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने के लिए हमें एक काम करना होगा कि अब हम इस कंसेप्ट के साथ साथ अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डाइस, पासा के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि नो कॉमन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसे अच्छे से डिटेल में करने के लिए अभी मैं फिर से रिटर्न आऊँगा इसी क्वेश्चन में, बाद में इसी तरीके के क्वेश्चन में। अब हम नो कॉमन को समझने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि पासा कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसे भी पढ़ना जरूरी है और इसे भी समझना जरूरी है। रीज़न क्या है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है आज के डेट में जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा क्या है, हाई फाई है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। इसलिए बहुत अच्छे से क्या है पढ़ना होगा। तो मैं आपको हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, बस आप सीखने के लिए इच्छुक रहे। अब देखिए, अब इसमें भी क्या है, अगर हमें इसमें डी के अपोजिट निकालना हो कि बताओ भैया डी के अपोजिट क्या होगा, तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पास कोई लेटर कॉमन है क्या? कोई लेटर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ए बी एक साइड और बाकी था क्या बचा, डी ई और एफ एक साइड। डी के अपोजिट पूछा है तो डी के अपोजिट क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ा से और कंसेप्ट क्या करें हम सीख लें, ठीक है। तो ये है नो कॉमन। तो नो कॉमन को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो नो कॉमन के क्वेश्चंस जो बनते हैं उनका परफेक्ट आंसर देने के लिए अब हम ये जानेंगे कि पासा जो है कितने प्रकार के होते हैं। रफ कर देता हूँ।
तो केस 2 में ही नो कॉमन के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि केस 2 कंप्लीट होते ही आपका पासा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कैसे, नो कॉमन ट्रिक या कह लीजिए नो कॉमन सरफेस या नो कॉमन नंबर, केस 2 का ही लास्ट पार्ट है। तो अब बात करते हैं कि जो डाइस होता है, डाइस यानी कि पासा, ये कितने प्रकार के होते हैं। जो पासा होता है भैया वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम लोग कहते हैं मानक पासा। दूसरा होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस या आप इसे कहते हैं जनरल डाइस, हिंदी में कहा जाता है साधारण पासा। तो एक तरफ है आपका मानक पासा और एक तरफ है आपका साधारण पासा। अब मानक पासा क्या होता है? मानक पासा में आंसर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मार्केट से जो आप पासा लाते हैं, जो मार्केट से आप डाइस लाते हैं, वो मानक पासा ही होता है। मानक पासा में क्या होता है? मानक पासा वह पासा होता है जिसके प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, उसका बोलते हैं मानक पासा। इफ द सम ऑफ एवरी 2 अपोजिट सरफेसेस इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। यानी 2 अपोजिट सरफेस का जो सम है वो कितना होता है? 7 होता है। किसमें? मानक पासा में। जैसे कि 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट होगा 6। 1 का अपोजिट 6 होगा। क्यों? क्योंकि सर 1 का अपोजिट 6 इसलिए होगा क्योंकि 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7। और आपने यही बताया कि जो मानक पासा होता है, मानक पासा में 2 अपोजिट सरफेस का जो सम होता है क्या होता है? 7 होता है। अब 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट होगा 5। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का जो सम है वो कितना है? 7। तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 3 के अपोजिट होगा आपका 4, क्योंकि 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसमें 2 अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है? 7। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम होता है 7। तो ध्यान देना कि 1 के अपोजिट हमेशा क्या होगा? 7 होगा। 2 के अपोजिट हमेशा क्या होगा? 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा। और 3 के अपोजिट क्या होगा? हमेशा 4 होगा। तो ये क्या है? आपका मानक पासा। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, अभी चीज़ें को धीरे धीरे और समझाया जाएगा। मैं अभी डिफिनेशन को भी लिखवाऊंगा, घबराए ना। अब बात आती है कि सर साधारण पासा क्या है। तो आइए, देखिए साधारण पासा में क्या होता है? किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। यानी यहाँ पे 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। यानी एनी 2 एडजेसेंट सरफेसेस का जो सम होता है वो क्या होता है? आपका 7। जैसे कि यहाँ पे 5 और 2, 5 और 2 कितना है? देखो 5, 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7।
तो 5/2 क्या है, ये पड़ोसी सतह है, एडजेसेंट है। तो इनका अगर सम किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 है तो वो पासा कहलाता है आपका साधारण पासा। ठीक है ना। साधारण पासा में हम लोग पड़ोसी सतह लेते हैं। कौन सतह लेते हैं हम लोग, पड़ोसी सतह लेते हैं। अब मानक पासा में हम लोग विपरीत सतह लेते हैं। जब आप मार्केट से जब पासा लाएंगे ना तो आप देखेंगे उसमें हमेशा एक के अपोजिट 6 होता है, यानी एक अगर फ्रंट में है तो बैक साइड में आपको 6 मिलेगा, अगर 2 टॉप में है तो बॉटम में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, अगर 3 लेफ्ट में है तो राइट में आपको 4 मिलेगा। आज आप जाकर देखिएगा पासा में, वो स्टैंडर्ड पासा होता है, आपको इस तरीके से नंबर एक दूसरे के अपोजिट मिलने वाले हैं। और नॉन स्टैंडर्डाइज जो होता है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का। अब यहाँ पे यही दो पड़ोसी सतह हैं जिनका योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मानक और साधारण पासा। यानी आप ये कह सकते हैं इफ द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज, और आप कह सकते हैं जनरल डाइस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपने क्या देखा, साधारण पासा और मानक पासा में क्या डिफरेंस है, साधारण पासा और मानक पासा में क्या डिफरेंस है, आपने ये चीज़ें देखी। ठीक है, इतना अगर आप लिख लेते हैं तो मैं इसे रफ करके मैं इन सब की डिफिनेशन भी क्या है लिख देता हूँ, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पासा क्या होता है। स्टैंडर्डाइज मानक पासा, मानक पासा तो मैंने क्या बताया, इफ द सम ऑफ every two opposite surfaces is equal to 7, then the dice is called स्टैंडर्ड डाइस। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तब उसे मानक पासा कहते हैं। जस्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है ना। तो मानक पासा कहते हैं, जैसे कि चलो ये कोई पासा है, तो मानक पासा में तो फिक्स है, जैसे मान लिखा है 1 2 3, ठीक है ना। तो ये मानक पासा है, मानक पासा में आंसर हमेशा फिक्स होता है। यहाँ पे हमेशा 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, 5 होगा,
और 3 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 4 होगा। मानक पासा में आंसर क्या होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है। अब बात करते हैं हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, यानी कि जनरल डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा, इसे बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जनरल डाइस। इसमें क्या होता है, इफ द सम ऑफ एनी टू adjacent surfaces, if the sum of any two adjacent surfaces is equal to 7, then the dice is called non-standard dice. Non-standard dice। यदि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, तब उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। तब उस पासे को लिख लो यहाँ पास, तब उस पासे को मानक पासा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अब देखो यहाँ 3a4 कितना हुआ, 3 + 4 कितना हुआ, 7, यानी 2 पड़ोसी सतह लेने हैं, है ना। तो जब 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना हो जाएगा, 7, तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि जनरल डाइस, साधारण पासा। तो ये है मानक पासा और साधारण पासा। हमें कब ज़रूरत पड़ रही है इसे, ये ज़रूरत पड़ रही है जब हम क्या पढ़ रहे हैं, केस 2 का नो कॉमन पार्ट वाला पोर्शन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे पहचानेंगे साधारण पासा और मानक पासा के बारे में। कैसे पहचाने साधारण पासा और मानक पासा के बारे में, तो मैंने बता दिया कैसे आप पहचान सकते हैं, और मैं भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। प्रैक्टिस कराने से क्या है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं मार्कर में इंक जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगा भर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो आपकी प्रॉपर नोट्स भी बनवाई जा रही है, बाइलिंगुअल पढ़ाया जा रहा है। बाय मिस्टेक यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट
मेरे द्वारा कहीं अगर थोड़ी सी गलती हो जाए स्पेलिंग को लेकर सुधार लेना। वैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब मायने नहीं रखता, लेकिन अपने आप पे मायने रखता है, अपने खुद के लिए। चलो, अब आपको बताना है कि ये जो पासा की पोजीशन दी गई है, आपको बताना है कि कौन स्टैंडर्ड डाइस है, कौन नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि साधारण पासा कौन है और मानक पासा कौन है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि साधारण पासा कौन है और मानक पासा कौन है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो साधारण पासा होता है उसके दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। अब मुझे बताओ, इसको देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो क्या किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि 6 है, ठीक है ना सर। देखा जाए 1 और 6 कितना हुआ? 7। तो ये कौन सा पासा है सर? ये है आपका जनरल डाइस है, क्योंकि सर इसमें दो पड़ोसी सतहों का योग कितना है? 7 है। अगर आप इसे देखते हैं तो सर यहाँ पास 3 और 4, 3 और 7 कितना हो रहा? 7। यानी सर ये क्या है? साधारण पासा है, यानी कि जनरल डाइस है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 5 4 9 होता है, 4 6 10 और 5 6 11। इसका मतलब किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। यहाँ किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। क्या हो जाएगा आपको? ये स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि अगर पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उससे कहते हैं साधारण पासा। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो उससे कहते हैं मानक पासा। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, ये भी कैसा है सर? यहाँ पे देखिए पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसलिए ये भी कौन सा पासा है? मानक पासा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो साधारण पासा है, अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो मानक पासा है। तो आप दोनों तरफ से ही इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। Which number is opposite to
5 आपको फाइंड करना है विच नंबर अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, आपको बताना 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि सर एक ही पासा की दो पोजीशन क्या है दी गई है, यानी कि केस 2 है, एक ही पासा की दो पोजीशन क्या है गिवन है। अब केस 2 भी है, तो केस 2 है, ठीक है, तो केस 2 में 3 पार्ट है, 1 कॉमन, 2 कॉमन है, नो कॉमन। तो क्या यहाँ पे कोई एक भी नंबर कॉमन है? सर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्या यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है कोई? सर कोई भी 2 नंबर कॉमन नहीं है। तो फिर सर यहाँ पे नो कॉमन है। क्या है? नो कॉमन है। अब सर नो कॉमन है तो नो कॉमन में हमें ये चेक करना है कि ये ओपन डाइस, सॉरी ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर 3 और 4 किसके बराबर है? 7। 3 और 4 का जो सम है वो क्या है? 7 है। जब सर दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो उसे कहते हैं साधारण पासा। किसी एक को चेक करेंगे, दूसरा अपने आप चेक हो जाएगा, यहाँ भी देख सकते हैं। किसी एक को चेक करना होगा। 1 और 6 का मतलब क्या है? 7। और जब दो पड़ोसी सतहों का योग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग साधारण पासा। अब साधारण पासा में खास क्या बात है कि साधारण पासा में एक भी आपका आंसर स्पष्ट नहीं होता, एक भी आंसर आपका परफेक्ट नहीं होता है। तो इसे इस तरीके लिख सकते हैं 2 3 4 एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लिख सकते हो 1 5 और 6। 5 के अपोजिट पूछा है तो 5 के अपोजिट अगर पूछा है तो 5 के अपोजिट सर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। यानी 5 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ये क्या है कि आंसर क्लियर नहीं है जब तक कि मैं ऑप्शन ना दूं, जब तक कि मैं ऑप्शन ना दूं। तो नो कॉमन ट्रिक को हल करने से पहले आपको ये जरूर समझना है कि कौन सा पासा है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, आइए यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, चलो थ्री के अपोजिट बताना है आपको। 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? ठीक है, सबसे पहले देखो कि यहाँ पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब नो कॉमन ट्रिक का यूज होगा। तो नो कॉमन ट्रिक का यूज होगा तो नो कॉमन ट्रिक में हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए ये कौन सा डाइस है, कौन सा पासा है। देखो किसी भी एक फिगर को ले लो, सर यहाँ पास कोई भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। और जब कोई भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तब ऐसे पासा को कहते हैं हम लोग कौन सा पासा? मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, है ना। मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में आंसर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ पास क्या है कि 3 के अपोजिट, यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या होगा आपका? 4। 3 के अपोजिट क्या होगा आपका? 4 होगा। ठीक है, एक बार रोटेशन के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो ऑप्शन फिक्स है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? ये होगा। चलो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हम क्यों क्रिएट करें। तो आपका 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि किस तरीके से आप हल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर ये बात समझ में आ गई है तो नोट करें। तो अब मैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ। अब बात समझ में आ गई है ना, तो आप बता सकते हैं क्लियर आंसर क्या है, और भी मैं इस तरीके के इस तरह क्वेश्चन करा दूं। चलो 2 क्वेश्चन और कर लो।
क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है ना, नहीं 22 था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 23 और कर लीजिए क्वेश्चन, ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए बताइए, 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, ये बताना 5 के अपोजिट। ठीक है, बता लोगे? बता क्यों नहीं लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता यहीं पर, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। बताओ 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? देखो, सबसे पहले आपको मालूम है कि नो कॉमन ट्रिक यूज हो रही है। नो कॉमन ट्रिक यूज हो गई, इसका मतलब पासा चेक करें कौन सा पासा है ये। क्या किसी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है क्या? सर यस 7 है। कैसा पासा है ये? साधारण पासा है, और साधारण पासा में आंसर फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इधर वाले नंबर एक तरफ लिखेंगे आप, तो जैसे लिख दे 2 3 5, और इधर वाले नंबर लिखेंगे क्या? 1 4 एंड 6। 5 के अपोजिट पूछा है, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? सर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है? सर बिल्कुल नहीं है। जब दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये मानक पासा है। और जब मानक पासा है, तो मानक पासा में आंसर क्या होता है? फिक्स होता है। तो 6 के अपोजिट क्या होता है आपका? 1, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि 1 के अपोजिट क्या होता है? 6 होता है। 2 के अपोजिट क्या होता है आपका? 5 होता है। और 3 के अपोजिट क्या होता है? 4 होता है। ये क्या अपोजिट होते हैं मानक पासा में। तो कि यहाँ पे 1 के अपोजिट 6 है, ये आपका ये 6 के अपोजिट क्या है? 1 है। बात सेम है ना? अगर 1 के अपोजिट 6 है, तो 6 के अपोजिट भी 1 ही होगा। 2 के अपोजिट 5 है, तो 5 के अपोजिट भी 2 ही होगा। 3 के अपोजिट 4 है, तो 4 के अपोजिट भी 3 ही होगा। अब मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि अब जो सवाल का लेवल है वो थोड़ा हटकर है ना? कंपटीशन का दौर है, तो ये किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं।
आपको बताना है 5 के अपोजिट यानी कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपका क्या है सवाल है। 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी आपका क्या है सवाल। ऑप्शन है और अगर मान लो ऑप्शन ये ना दिए हो, ऑप्शन ये दिया हो, मान लो कि ऑप्शन ये ना दिए हो, ये दिए हो, अगर मान लो ऑप्शन सर ये भी ना दिया हो, ये दिया हो 1 3 6 एंड 2, तो बताइए जब एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन तो आपका एक ही है, क्वेश्चन क्या है आपका एक ही है, बट ऑप्शन क्या है अलग अलग दे रखे हैं। तो जब मान लीजिए ऑप्शन क्या हो आपके अलग अलग हो और सवाल तो आपका एक ही है, तब हम किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, तब हम एग्ज़ाम में क्या ऑप्शन टिक करेंगे। एक चीज़ बता दूं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत आपको नॉलेज है, बट अगर आपने ऑप्शन टिक करना नहीं सीखा तो आता हुआ सवाल भी आप गलत करके आएंगे। तो ऑप्शन को टिक करना सीखें, ऑप्शन को टिक करना ज़रूर सीखें, ठीक है। तो यही अपनी अप्रोच भी है कि एटलीस्ट जो है आप कुछ सीखें। तो इसीलिए पासा पढ़ाया गया, नो कॉमन ट्रिक के बारे में बताया गया है कि नहीं। बताइए, चलिए हम भी इंक भर लिए, तैयार हो गए हैं हम। अब देखो सबसे पहले आपको मालूम है कि ये केस 2 का तीसरा पार्ट है नो कॉमन ट्रिक, यानी कि नो कॉमन नंबर। अब बताओ यहाँ पे कोई नंबर कॉमन है सर? कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है, नो कॉमन यानी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो दूसरा तरीका होता है कि सर आप ये चेक कर लो कि पासा कौन सा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो ये कौन सा पासा है? ये है आपका साधारण पासा, ठीक है। कैसे? 5 2 कितना हो गया 7। अगर आप ना भी चेक करते, अगर आप साधारण पासा मानक पासा अगर नहीं भी आप चेक करते हैं तो इधर वाले नंबर जो होंगे 2 4 एंड 5 ये सब अपोजिट होंगे किसके? 1 3 और 6 के। पूछा क्या गया 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट हो जाएंगे 1 3 और 6। लेकिन जैसे आपने पासा चेक कर लिया, जैसे आपने पासा चेक किया कि साधारण पासा है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो गया कि सही साधारण पासा है। साधारण पासा में आंसर फिक्स नहीं होता, लेकिन मैंने कहा था कि पासा आपको जो होता है वो ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। पासा आपका क्या होता है? ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन इस वाले को देखा जाए, ऑप्शन इसे देखा जाए तो देखो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 2 3 6 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 3 दे रखा है, इसका मतलब 1 3 भी हो सकता है। जो ऑप्शन दिया उसी में हमें आंसर देना है। अगर मैं यहाँ से डी से ऑप्शन
हल करना सिखाऊं आपको, तो क्या कभी 5 के अपोजिट 2 या 5 हो सकता है? नहीं हो सकता सर। 5 के अपोजिट 2 5 हो क्या? और 2 जो है 5 का पड़ोसी सतह है, पड़ोसी कभी भी अपोजिट नहीं होता है पासा में, रियल में तो कुछ और ही है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। 2,6 5 का पड़ोसी 2, क्या कभी पड़ोसी अपोजिट हो सकता है? सर नहीं हो सकता। 5 का पड़ोसी कौन है? 2, क्या कभी अपोजिट हो सकता है? नहीं हो सकता। बचा क्या? 1 और 3। तो 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, क्या 5 का अपोजिट 1 हो सकता है? क्या 3 हो सकता है? क्या 6 हो सकता है? कि ये तीनों में से कोई हो सकता है? तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है कि सर इन तीनों में से कोई एक होगा 5 के अपोजिट, लेकिन हम बता ही तो नहीं पा रहे हैं, हम इस चीज़ को क्लियर तो नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट 5 के अपोजिट कौन होगा। यही चीज़ तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी भी आप सोचो कि मैं 1 टिक कर दूं तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं 3 को टिक कर दूं तो आपको फिर भी रीजन बताना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं 6 को टिक कर दूं तो फिर भी आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रीजन तो है नहीं, आप बता ही नहीं पा रहे हो कि 5 के अपोजिट एग्जैक्ट कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है ना? जब इस तरीके से ऑप्शन दिखे तो इसमें टिक करना है। 1 3 6। अब देखिए 5 के अपोजिट 1 भी है, 2 भी है, सॉरी 1 भी है, 3 भी है और 6 भी है। इनमें से कोई एक है, लेकिन कौन है ये हमें पता नहीं है। जब चीज़ें पता नहीं है तो हम इनमें टिक नहीं कर सकते। कैन नॉट डिटरमाइन, हम पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो हमें मालूम है कि हम पता ही नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्यों बोलें कि 1 है करेक्ट या 3 है करेक्ट या 6 है करेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखो 1 टिक करोगे, 3 टिक करोगे, 6 टिक करोगे कि 2 तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 क्या 5 का पड़ोसी है। 1 2 3 6 में बताओ क्या करें? अभी तक तो नहीं करवा रहे थे, यहाँ तो कैन नॉट डिटरमाइन लगा दिए। अगर कैन नॉट डिटरमाइन होता तो हम कैन नॉट डिटरमाइन ही लगाते, बस कैन नॉट डिटरमाइन भी तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब सर क्या टिक करें हम? कौन सा हमारा आंसर होगा? ये कौन सा ऑप्शन होगा? देखो कभी कभी क्या करती है, कभी कभी एसएससी क्या करती है, ध्यान से समझना, कभी कभी सम टाइम, है ना, कभी कभी एसएससी क्या करती है कि जो टॉप में है वो टॉप के अपोजिट मान लेती है। ठीक है, जो फ्रंट में है वो फ्रंट के अपोजिट मान लेती है कभी कभी, और जो राइट में है वो राइट के अपोजिट क्या है? मान लेती है। एसएससी ऐसा कभी कभी करती है। जब आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएं तो आपको इन चीज़ों को भी समझना है। तो यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसा एसएससी मानती है तो हमें करना पड़ेगा, भले ही वो गलत हो चाहे सही, उससे मतलब नहीं है। अगर एसएससी मानती है तो हमें ये चीज़ें क्या हैं? करनी होगी, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में पास होना है, हमें उसी के अंडर में काम करना है। तो जो वो कहेगी हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि 5 के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग अपना सही है गलत का जो ध्यान है हमें रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई ना, तो इसे नोट करके लिख लें। मैं भी एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा पता रहे तो एसएससी क्या करती है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर तो आपका आंसर मैच नहीं करते, तो रीज़न यही होता है ना, कि एसएससी ने ये बोल रखा है और आप कर कुछ और रहे हैं। अब सपोज करो कि हाँ, मैंने ये एसएससी वाला बात है ना, तो मैं इसे एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। अट्रैक्टिव नहीं बना भाई, मैं इतना पासा बनाने के बाद भी इतनी कमियां रह जाती हैं।
ठीक बना उससे अच्छा। अब देखो मैंने क्या बोला कि एसएससी कभी कभी मान लेती है क्या कि सर फ्रंट वाली के अपोजिट फ्रंट वाली होगी, टॉप वाले के टॉप होगा और राइट वाले सरफेस के अपोजिट राइट होगा। ये एसएससी क्या है कभी कभी मान लेती है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अब जाकर फाइनली जो है आपका कंप्लीट हुआ है केस 2। ठीक है, अब आपका फाइनली कंप्लीट हुआ है केस 2। अब बाकी के जो केस बचे वो बहुत आसान है, तो आइए हम केस 1 पढ़ते हैं आज। जब कंप्लीट ही हो गया है केस 2 मैंने जैसे बताया था, आइए हम केस 1 पढ़ते हैं। ये बात समझ आ गई है। तो एसएससी कभी कभी मान लेती है, तो किसी से बात बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एग्ज़ाम निकालिए बस, क्या सही क्या गलत के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो केस 2 फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 1। When only one position of a dice is given, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। ठीक है ना, अब हिंदी लिखने की जरूरत तो है नहीं, बोल दे रहा हूँ, बाकी अपनी नोट्स देखेंगे तो उसमें लिखा ऑलरेडी है। ठीक है ना, जब पासे की केवल एक स्थिति क्या है दी जाती है। ठीक है ना, चलिए 26 क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। केवल इतना दिया जाएगा, इतना केवल दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि आप ये बताओ 3 के अपोजिट कौन सी संख्या है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, आपसे ये पूछ लेगा। सवाल यही है कि 3 का एक ही, देखो पासा की एक ही पोजीशन दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सी संख्या है, 3 के अपोजिट कौन संख्या, ये आपसे क्या पूछा गया। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि मुझे ये बताओ कि ये पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो सर 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना है 7 है, 5/2 कितना है आपके यहाँ पास 7 है। 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना है 7 है। इसका मतलब क्या है आपका साधारण पासा है, यानी कि जनरल डाइस है, साधारण पासा है। और साधारण पासा में आंसर फिक्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 3, 5 के अपोजिट क्या हो सकते हैं जो छिपे हुए हैं, क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 1 है, 4 है और क्या 6 है। पूछा क्या है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, ये है केस 1। तो जैसे ही आपने केस 2 कंप्लीट किया तो केस अपने आप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बताना है आपको 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5 के अपोजिट यानी कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपको क्या है बताना है 5 के विपरीत।
तो 5 के विपरीत कौन संख्या होगी, जरा बताइए आप लोग। बताओ 5 के विपरीत कौन संख्या होगी। तो सबसे पहले सर, जब भी सिंगल डाइस लिख दिया गया हो एग्जाम में तो आप ये चेक कर लो कौन सा पासा है। क्या किसी भी दो पड़ोसी शतों का योग 7 है क्या? नहीं। सब 5 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, किसी भी दो पड़ोसी शतों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब क्या है? साधारण पासा नहीं है। जब साधारण पासा नहीं है तो कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है? आंसर फिक्स होता है। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि साधारण मानक पासा में क्या होता है? 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट क्या होता है आपका? 5 होता है, 3 का अपोजिट क्या होता है आपका? 4 होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जब पासा की केवल एक ही पोजीशन दी जाएगी तब भी आप क्या है? कर ले जाओगे। तब भी आप क्या है? कर ले जाओगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं, मैंने क्या कहा, जैसे केस 2 कंप्लीट होगा बाकी केस अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केस 3 पढ़ेंगे एंड केस 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।